हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू बीएससी नॉलेज हब। कैसे हो आप लोग? बढ़िया चल रहा है। कल अपन ने डिस्कस किया था डी ब्लॉक के बारे में, और डी ब्लॉक में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि कंसेप्ट यदि पकड़ लिया होगा आपने, ट्रिक पकड़ ली होगी, तो एटॉमिक रेडियस में परमाणु त्रिज्या में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्लियर है? उसके बाद अपन ने दो ट्रैक खत्म कर लिए थे, एक तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा परमाणु त्रिज्या के बारे में अपन ने पढ़ लिए थे। क्लियर है? आज अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपने पास डी ब्लॉक में जो तीसरा ट्रैक अपने पास होगा, गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आज का अपन जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा अपने पास, गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एमपी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट जनरली अपन कहते हैं कि गलनांक व क्वथनांक, देखो गलनांक तो क्या होता है, तो अपन कहेंगे वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई परमाणु अणु आयन, आपके पास कोई यौगिक अपने पास क्या करना, पिघलना प्रारंभ कर देता है, मेल्ट होना प्रारंभ कर देता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उस तापक्रम को, उस निश्चित तापक्रम को अपन गलनांक कहते हैं। तथा वह तापक्रम जिस पर कोई अणु, परमाणु, आयन, यौगिक अपने पास क्या करने लग जाता है, बॉईल होने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है, मतलब बॉईल, उबलने लग जाता है, तो उसे क्या कहेंगे अपन, क्वथनांक कहते हैं। क्लियर है? तो डी खंड तत्वों की बात करें अपन, तो डी खंड तत्वों के गलनांक व क्वथनांक की अपन बात करें तो क्या कहेंगे अपन डी खंड तत्वों में, कि जब अपन डी खंड तत्व में भी स्पेशल किसको पढ़ रहे हैं अपन, 3D सीरीज को, स्पेशल डी खंड तत्वों में भी किसको पढ़ रहे हैं अपन, 3D सीरीज की यदि मैं बात करूं तो 3D सीरीज में, 3D श्रेणी में 21 स्कैंडियम से 24 क्रोमियम तक, 21 स्कैंडियम से 24 क्रोमियम तक जाने पर गलनांक एमपी एंड बीपी, गलनांक क्वथनांक के मान बढ़ते हैं। गलनांक व क्वथनांक के मान बढ़ते हैं। ठीक है, तो 21 से 24 तक 21, देखो सायला, अब साइंस टीचर विनीता करपलानी मन फैकूनी क्यों जान जलाती है, यही थी 3D सीरीज। और कहां से कहां थी, 21 से 30 जिंग तक थी। अपन ने वहां पर जैसे अपन ने साइज के बारे में बात की थी, वैसा का वैसा अपन को यहाँ कंसेप्ट लगाना है। क्लियर है? साइज का अपन ने जो कंसेप्ट लगाया था, पहले घट रही थी, फिर इक्वल हो रही थी, फिर क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि 3D श्रेणी में 21 स्कैंडियम से 24 क्रोमियम तक जाने पर मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट के मान बढ़ते हैं, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो बंध निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ेगी, यस या नो? और बंध निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो उनके गलनांक व क्वथनांक में क्या हो जाएंगे, उच्च हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि क्रोमियम 21 स्कैंडियम से 24 क्रोमियम तक जाने पर गलनांक व क्वथनांक के मान बढ़ते हैं, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो अपने पास क्या होंगे, उसके गलनांक क्वथनांक के मान बढ़ेंगे। लेकिन ये तो हो गया 21 से 24, लेकिन अपन कहते हैं नेक्स्ट अपने पास जो होगा मैग्नीज के लिए, लेकिन Mn 25 Mn, लेकिन 25 Mn का MP एंड BP, गलनांक व क्वथनांक कम हो जाता है, कम हो जाता है। हाँ जी भाई, 25 Mn का गलनांक व क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? आपसे बोला जाएगा मैग्नीज का गलनांक व क्वथनांक कम होता है, क्यों? तो आप बोलोगे हो जाता है, क्यों? क्योंकि अर्धपूर्ण विन्यास, या अपन कह सकते हैं दुर्बल धात्विक, अर्धपूर्ण विन्यास व दुर्बल धात्विक बंध के कारण, दुर्बल धात्विक
बंध के कारण, दुर्बल धात्विक बंध के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं अपने पास कम होते हैं। क्या होगा? दुर्बल धात्विक बंध के कारण, वीक मेटेलिक बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि वीक मेटेलिक बॉन्ड, क्योंकि Mn3d5 है, मोर स्ट्रॉन्ग, अपने पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है, इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, इसलिए अपने पास दुर्बल धात्विक बंध पाया जाता है। और दुर्बल धात्विक बंध के कारण ही Mn का गलनांक व क्वथनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। उसके बाद में अपन चले Mn से, फिर अपन चल रहे हैं 26Fe से 29Cu तक Mp एंड Bp गलनांक व क्वथनांक के मान में लगातार वृद्धि होती है। वृद्धि होती है, लेकिन जिंक का क्वथनांक 30 जिंक का Mp एंड Bp गलनांक व क्वथनांक सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। हाँ जी भाई, अपन कह रहे हैं फिर से 26 से 29 तक Mp Bp के मान लगातार में वृद्धि होती है, लेकिन जैसे अपन जिंक की बात करते हैं तो 30 जिंक का गलनांक व क्वथनांक सबसे कम होता है, क्योंकि क्या होगा भाई? पूर्ण पूरित विन्यास, क्योंकि पूर्ण पूरित विन्यास व दुर्बल धात्विक बंध का पाया जाना, दुर्बल धात्विक बंध का पाया जाना। क्लियर है भाई? तो अपन क्या करें, देखो सबसे पहले Mn और जिंक, क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बना हुआ है, आप फिर बेसिक क्वेश्चन देखोगे तो आपको मिलेगा। अपन कहते हैं Mn और जिंक, मैग्नीज और जिंक का गलनांक व क्वथनांक सबसे कम होता है, क्यों? तो आप बोलोगे Mn मैग्नीज अर्धपूर्ण विन्यास, जिंक पूर्ण पूरित विन्यास। मैग्नीज तो क्या है? अर्धपूर्ण विन्यास, और जिंक क्या है? पूर्ण पूरित विन्यास पाए जाने के कारण इनमें दुर्बल धात्विक बंध पाया जाता है, और दुर्बल धात्विक बंध की स्थिति में ही ये अपने पास क्या होते हैं, क्योंकि दुर्बल धात्विक बंध आसानी से क्या हो जाएगा? उबल जाएगा या मेल्ट हो जाएगा। तो इसी कारण के गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होते हैं? कम होते हैं। सिंपल सी बात है। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। जिंक का गलनांक और क्वथनांक पूरे 3D श्रेणी में सबसे कम होता है, क्योंकि पूर्ण पूरित विन्यास व दुर्बल धात्विक बंध का पाया जाना है। क्लियर है? अब देखो, यदि मैं टेबल की बात करूं तो यहां तो हो गया Mp एंड Bp ग्राफ, ठीक है ना, और यह हो गया परमाणु क्रमांक। सबसे पहले 21 स्कैंडियम से Sc से चल रहे हैं, क्रोमियम का सबसे ज्यादा 24 क्रोमियम, फिर मैग्नीज का सबसे कम, Mn का अचानक से घटा, फिर धीरे 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 बढ़ा, और फिर अचानक से घट गया। यहाँ पर क्या आ गया? जिंक, ये हो गया कॉपर, ये हो गया Ni, ठीक है, ये हो गया अपने पास Fe, सॉरी CO, ये हो गया अपने पास Fe, ठीक है, Mn, Fe और क्रोमियम, यहाँ हो गया अपने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। क्लियर है? तो ये आपके पास होता है। पहले तो अपने पास वृद्धि होती है, फिर अचानक से कम होता है पूर्ण पूरित अर्धपूरित विन्यास और उसके साथ दुर्बल धात्विक बंध, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और फिर अचानक से क्या होता है? घटता है। क्लियर है? ऐसे लिखो आप, Mn, Fe, CO, Ni और Cu, ऐसे धीरे धीरे अपने पास फिर से क्या होने लग जाता है? घटने लग जाता है। क्लियर है? तो ये होता है अपने पास गलनांक व क्वथनांक। कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्वेश्चंस पूछेगा तो एक क्वेश्चंस तो आपके पास आएगा जो मैं बता रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, जिंक का गलनांक व क्वथनांक। एक पहला क्वेश्चन तो क्या बनेगा यहाँ से? जिंक का
MP एंड BP कोई भी बोल देगा, सबसे कम होता है क्यों? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है Mn का MP एंड BP सबसे कम, MP व BP कम होता है क्यों? क्लियर है भाई? उसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है इसने, जिंक अधिक वाष्पशील धातु है क्यों? भाई गलनांक व क्वथनांक कम होगा तो वाष्पशील तो होना तय है ना। तो 3D श्रेणी में जिंक के Zn सबसे अधिक वाष्पशील धातु है क्यों? हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो भी आंसर्स देने होते हैं ना, उसमें यही लिखेंगे अपन, अर्थपूर्ण विन्यास का पाया जाना, पूर्ण पूर्ति विन्यास का पाया जाना। ठीक है, जिंक की जब भी बात आती है तो अपन यही लिखते हैं, पूर्ण पूर्ति विन्यास, पूर्ण पूर्ति विन्यास, पूर्ण पूर्ति विन्यास। ठीक है ना। और ये एक डिवलॉग में एक तरीके से अपने पास एक स्केलेटन भी मिल जाता है कि यार अपने को जब भी आंसर देना है ना, तो कहीं न कहीं अपनी स्टेबिलिटी डिपेंडेड कर रही है हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। इसी की वजह से इनका क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है, और चेंजेज होने के पीछे अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि ऐसा मैच कर रहा है तो अपन जानते हैं कि स्थायी है। इनमें एनर्जी बैरियर के अकॉर्डिंग अपन इसे ऑलरेडी स्थायी बना चुके हैं, तो स्थायी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, करो भाई उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया आपके पास गलनांक और क्वथनांक। नेक्स्ट अपने पास जो ट्रैक आता है अपने पास तीसरे के बाद में चौथा, और वो होता है अपने पास आयनन विभव। आयनन विभव, देखो आयनन विभव की मैं बात करूं, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी की अपन बात करें तो अपन कहते हैं कि किसी परमाणु अणु आयन के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को अपन आयनन ऊर्जा या आयनन विभव के नाम से जाना जाता है। अर्थात वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी परमाणु तथा आयन के बाह्यतम कोश को एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाती है, उसे अपन आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। क्लियर है भाई? तो परमाणु के बाह्यतम कोश से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उसे प्रथम आयनन ऊर्जा, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसे द्वितीयक आयनन ऊर्जा, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसे क्या बोलेंगे अपन, तृतीयक आयनन ऊर्जा के नाम से जाना जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो कर लोगे ना। अब सुनो, अब दाएं से बाएं जा रहे हैं अपन, तो दाएं से बाएं जा रहे पर क्या बढ़ रहा है अपने पास, आकार का मान बढ़ रहा है या घट रहा है? दाएं से बाएं जाने पर आकार क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अब आकार छोटा है, छोटा आकार है, स्मॉल साइज है, न्यूक्लियस का पावर बहुत ज्यादा लगा हुआ है, और न्यूक्लियस का पावर लगाओ, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का पावर सबसे ज्यादा लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्या आप आसानी से न्यूनतम ऊर्जा से आप आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा सकते हैं? नहीं सर, यहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। इसलिए आप कहेंगे कि दाएं से बाएं जाने पर, आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर आपके पास क्या होता है, आयनन विभव का मान बढ़ता है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान घटता है। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करना चलना है। अब अपन 3D सीरीज की बात करेंगे। बेटा 3D सीरीज में आयनन विभव डिपेंडेंट करेगा कि अपन ये कहें कि फर्स्ट आयनन विभव ज्यादा है, सेकंड आयनन विभव कम है, वो किस पर निर्भर करेगा? तो मैंने फिर से कह रहा हूं मैं, आयनन विभव में आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हैं ये निर्भर करता है कि आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला। आप लास्ट इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड से निकाल रहे हैं, आप लास्ट इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड से निकाल रहे हैं, आप लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति में निकाल रहे हैं तो उसकी आयनन ऊर्जा का मान सबसे अधिक होगा। लेकिन यदि आप लास्ट इलेक्ट्रॉन आप इन तीनों में से ना निकालकर किसी अनोदर स्थिति में निकाल रहे हैं, लाइक मतलब वैकेंट ऑर्बिटल से निकाल रहे हैं, या आपके पास हाफ से भी हाफ ऑर्बिटल से आप निकाल रहे हैं, तो उस स्थिति में अपने पास आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा नहीं होगा, आसानी से अपन एनर्जी देंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होके चला जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो अपन कहेंगे पहले, सबसे पहले मैं आयनन ऊर्जा, क्योंकि फिर मैं सेकंड और द्वितीयक आवर्त सारणी और तृतीयक आवर्त सारणी जो चलेगी, सॉरी द्वितीयक संक्रमण अवस्था और तृतीयक संक्रमण अवस्था चलेगी, उसमें समझाने की जरूरत नहीं होगी। तो अपन क्या बोलेंगे, वह न्यूनतम ऊर्जा, आयनन विभव की परिभाषा क्या लिखोगे, वह न्यूनतम ऊर्जा
जो किसी परमाणु या आयन के बाह्यतम, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी परमाणु या आयन के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाती है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी परमाणु या आयन के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाती है, उसे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव के नाम से जाना जाता है। उसे आयनन विभव कहते हैं। उसे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव के नाम से जाना जाता है। अब देखो, यदि मैं बात करूं आपसे कि एक एम है, एम से अपन ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और किस में कन्वर्ट हो गया अपने पास एम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हो तो उसे क्या बोलोगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलोगे आप उसे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यदि अपन एम प्लस है और ऑलरेडी अपन एम से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं? प्लस एम से अपन किस में जा रहे हैं? एम प्लस 2 में। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए अपने पास? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अपन इसे क्या बोलेंगे? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यदि मान लो किसी एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो किस में जाएगा ये? एम प्लस 3 में। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए अपन ने? 3 इलेक्ट्रॉन। और आपके पास कितने हो गए? इसे क्या बोलेंगे अपन? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी वो? थर्ड आयोनाइजेशन। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपन कितने देंगे? अपन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी अपने पास होगी। क्लियर है भाई? ओके। अब बात करें अपन आवर्त सारणी में। अब आवर्त सारणी में दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाने पर अपने पास क्या होगा? आकार में कमी होती है। अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक के जस्ट पास में होते हैं, और नाभिक के पास में होते हैं तो नाभिक के आकर्षण बल बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप आयनन विभव का मान भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अर्थात दाएं से बाएं जाने पर, आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर आयनन विभव का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? क्या कहेंगे अपन नेक्स्ट स्टेटमेंट में? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। क्लियर है भाई? आवर्त सारणी में इधर से इधर, देखो सामने देखूंगा, जब मैं देखता हूं तो वो थोड़ा उल्टा हो जाता है। यहां से है ना, यहां से चला रहे अपन, है ना, इस साइड से इस साइड। दाएं से बाएं जाने पर आकार में कमी होती है। जाने पर आकार में कमी होती है। दाएं से बाएं जा रहे हैं अपन, इधर से इधर जा रहे हैं, ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने, और इससे अपन इस साइड जा रहे हैं। तो दाएं से कहाँ जा रहे हैं अपन? बाएं जा रहे हैं। तो आकार में क्या हो रही है अपने पास? कमी होती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल का प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ता है।
प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ता है, ठीक है भाई, और प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ेगा तो आयनन विभव का मान भी बढ़ता है। विभव का मान भी बढ़ता है, ठीक है भाई। कहावत सारणी में दाएं से बाएं जाएंगे तो अपने पास प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है, और प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ेगा तो अपने पास उससे आयनन विभव का मान भी बढ़ेगा। मैं कह चुका हूं आपसे कि ये नाभिक है और ये इसका प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ा हुआ है, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने देगा ये नाभिक? नहीं जाने देगा, और आसानी से नहीं जाने देगा तो अपन ऊर्जा और अधिक लगाएंगे, अपन को तो भेजना बाहर, और ऊर्जा अधिक लगाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? अधिक होगा। अर्थात अपन ये कहेंगे कि नाभिक के जितना पास होगा उसकी आयनन ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होता है। क्लियर है भाई? तो अपन यदि प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करें तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आयनन विभव का मान, अब देखो प्रथम संक्रमण श्रेणी के आयनन विभव का मान, कैल्शियम 20 कैल्शियम और 31 गैलियम से क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर है भाई? ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में अपन बात कर रहे हैं, अभी तक मैंने जनरल बताया। प्रथम संक्रमण श्रेणी के आयनन विभव का मान अब देखो, फर्स्ट आयनन विभव है, सेकंड आयनन विभव है, थर्ड आयनन विभव है, किस पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कि आप इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हैं। बेटा मेरी बात तो ये है कि आयनन विभव में तो सबसे मस्ट भी कंपल्सरी कि आप इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉन आप कहां से निकाल रहे हैं? आप हाफ फील्ड से निकाल रहे हैं, फुल फील्ड से निकाल रहे हैं, या किसी नोबल गैस से निकाल रहे हैं, कहीं से ऐसे नॉर्मल निकाल दिया, तो अपन कहेंगे उसके आयनन ऊर्जा का मान उसके पर डिपेंड करेगा। जैसे मैं कहूं 20 क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? 3d5 4s1। देखो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन ऊर्जा का मान, और यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से रिलीज किया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज करूंगा? D5 से। लेकिन D5 कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आसानी से रिलीज कर पाओगे? तो अपन बोलेंगे नहीं सर, आसानी से अपन यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपन कहेंगे कि इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मान इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मान ज्यादा होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज कर रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा कि आपने कहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है। क्लियर है? तो अपन जनरली तो ये बोल रहे हैं कि भाई आपके पास प्रथम संक्रमण श्रेणी के आयनन विभव का मान 20 कैल्शियम व 31 Ga, से अधिक होता है। क्लियर है भाई? 21 कैल्शियम और 31 Ga गैलियम से क्या होता है? अधिक होता है। अब देखो, जब मैं स्कैंडियम से जिंक तक जाता हूं तो Sc से जिंक तक जाने पर आयनन विभव के मान में वृद्धि होती है। स्कैंडियम से जिंक तक जाने पर आयनन विभव के मान में वृद्धि होती है। Sc से जिंक तक जाने पर आयनन विभव के मान में वृद्धि होती है। आयनन विभव के मान में वृद्धि होती है नहीं होती है? तो अपन क्या, अरे जिंक का आयनन विभव तो सबसे अधिक होगा, क्यों नहीं होगा? अरे पूर्ण पूरित विन्यास है भाई, 3d10 4s2, आसानी से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि आसानी से आप वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आप के पास पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। लेकिन अपने पास ये तो है, लेकिन अनियमित। अब देखो यहां इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, तो जिंक का तो सबसे ज्यादा होता है, उसके पीछे रीजन देखो। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट सर सबसे कम होता है, सर जिंक का आकार सर सबसे ज्यादा होता है, सर जिंक का आयनन विभव वो भी सर ज्यादा होता है। देखो आकार से अपन तो उल्टा बोल रहे थे अभी तो,
क्योंकि दाएं से बाएं जाने पर आकार क्या होता है, घटता है, राइट। और अपन ये कह रहे जिंक का आकार तो बड़ा होता है, फिर भी उसका आयनन विभव अधिक है, तो उसके पीछे रीजन है पूर्ण पूरित विन्यास का पाया जाना, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर टू डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल से एंटर कर रहा है तो डी तो पूर्ण पूरित है और एस भी पूर्ण पूरित है, तो वहां से यदि अपन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो इसलिए कह रहे हैं कि आपके पास एससी से जिंक तक जाने पर आयनन विभव के मान में वृद्धि होती है, ठीक है भाई, लेकिन यह अनियमित रूप से होती है, लेकिन यह अनियमित रूप से होती है, लेकिन यह अनियमित रूप से होती है। क्लियर है भाई, इसकी ये पर्टिकुलर ऐसे नहीं कि बढ़ती होगी। अतः इस श्रेणी में आयनन विभव के मानों में विशेष अंतर नहीं होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि अपन पर्टिकुलर कुछ कंपाउंडों की बात करेंगे जिनमें अपन द्वितीयक आयनन विभव और प्रथम आयनन विभव के बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। क्या अपन ये जानते हैं कि परमाणु क्रमांक बढ़ने से नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इसलिए 3D श्रेणी के इलेक्ट्रॉनों को बढ़ने के साथ साथ 3D श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, नष्ट होने लग जाता है। परिरक्षण प्रभाव धीरे धीरे अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अपन, तो आपके पास प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता जाता है, और परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाने के कारण अपन कहेंगे कि एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, जिससे कि इनमें ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है। इसी कारण अपने पास आयनन विभवों में इतना अधिक अंतर नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। देखो बीच में तो अनियमित नियमित से लगभग समान से हो जाते हैं। जब आप सोचो कि जब समान ही हो रहे हैं तो फिर तो आयनन विभव के मान में इतना ज़्यादा अंतर कैसे हो सकता है, आ रहा ना बात समझ में, क्लियर है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्रोमियम के द्वितीयक आयनन विभव का मान, ठीक है, क्रोमियम के द्वितीयक आयनन विभव का मान वेनेडियम व Mn से अधिक होता है, क्यों, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्रोमियम के द्वितीयक आयनन विभव का मान वेनेडियम व Mn से अधिक होता है, क्यों, कोई बताएगा। देखो सीधा सा क्या बोलोगे, या तो हाँ अपन जो कह रहे हैं कि अधिक स्थायी हो रहा है, और स्थायित्व के बारे में अपन एक बात बोली है, क्या बात बोली अपन ने, कि स्थायित्व या तो कहीं होगा अर्धपूर्ण विन्यास हो रहा होगा उसका, या पूर्ण पूरित विन्यास हो रहा होगा उसका, या आपके पास उसका नोबल गैस हो रहा होगा। देख लो आप, अब देखो आप क्या ये स्टेटमेंट लगा के देखिए, जब तक मैं पानी वानी पी लेता हूं, और क्या इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ रहा है, क्या लगाओ। चेक करो भाई। क्या है आंसर आपके पास, तो देखो मैं बताऊं आपके पास, क्रोमियम की बात करें अपन, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है 24, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगा, मैंने कहा था 18 आर्गन, वेरी गुड, 3d5 4s1। देखो 3d4 था, लेकिन क्रोमियम का अपने पास एक्सेप्शन था, तो क्या लिख देंगे अपन 3d5 4s1। कुछ लोग 4s1 3d5 भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। और दूसरा यदि मैं वेनेडियम की बात करूं, तो वेनेडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आपके पास क्या होगा, देखो वेनेडियम कहां पर पड़ता है, 23 पर। वेनेडियम तुरंत बता दो, जो फंडा बता रखा है, 3d3, सॉरी 3d4 है ना, 3d, हाँ 3d3 4s2, ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास है Mn, मैग्नीज। मैग्नीज का बता दो 25 Mn, क्या बोलोगे, 18 आर्गन, 3d5 4s2। अब देखो अपन एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिखेंगे, देखो प्रथम आयनन विभव, द्वितीयक आयनन विभव, कौन से आयनन विभव की बात करिए, द्वितीयक आयनन। एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम का कहां से निकलेगा, एस से आसानी से रिलीज हो जाएगा, इसे बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जब मैं द्वितीयक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज होगा, D5 से। और D5 कौन सा विन्यास रखता है, अर्धपूर्ण विन्यास से। और अर्धपूर्ण विन्यास से क्या आसानी से रिलीज हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जबकि अपन वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम में पहला इलेक्ट्रॉन भी कहां से रिलीज होगा, 4s, हो गया, करवा दिया। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी कहां से रिलीज होगा, 4s से ही, तो अपन आसानी से रिलीज करवा देंगे। जबकि Mn में भी पहला इलेक्ट्रॉन कहां से होगा, 4s से, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी कहां से होगा, 4s से, तो आसानी से अपन यहां रिलीज करवा देंगे। इसी कारण आपके पास क्रोमियम का द्वितीयक आयनन विभव का मान वेनेडियम व मैग्नीज से क्या मिलता है, अपने पास है अधिक मिलता है। वेनेडियम और मैग्नीज से क्या होता है, अपने पास है अधिक होता है। अब आंसर कैसे लिखेंगे अपन, तो आंसर क्या लिखेंगे, क्रोमियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, क्या लिखेंगे अपन, क्रोमियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अर्धपूर्ण विन्यास प्राप्त होता है। अतः अर्धपूर्ण विन्यास से, क्रोमियम से अर्धपूर्ण विन्यास, ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे अपन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ने 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, ठीक है ना भाई। क्या लिखेंगे, मैं लिख ही देता हूं आप लोगों के लिए ना, फिर आप इधर उधर हो गए। अपने कहेंगे कि क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अर्धपूर्ण विन्यास प्राप्त हो जाता है, अर्धपूर्ण विन्यास प्राप्त होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि Mn व वेनेडियम में दोनों इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक से निकाले जाते हैं। कक्षक से निकाले जाते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन अपने पास आया है, क्रोमियम के द्वितीयक आयनन विभव का मान निकल व जिंक से अधिक, कॉपर के द्वितीयक आयनन विभव का मान। अब कॉपर के द्वितीयक आयनन विभव का मान पूछा इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो यहां से यदि मैं बात करूं, एक और समझ लो, जब अपन तृतीयक आयनन विभव की बात करेंगे तो तृतीयक आयनन विभव में देखो D5 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ भी D5 है, यहाँ भी D5 है, लेकिन क्रोमियम का तृतीयक आयनन विभव का मान कम हो जाएगा। अरे भाई जब एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 5 से, तो D4 हो जाएगा। और D4 से तो D3 करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि D3 तो स्थायी होता है, वो चाहता यही है कि क्रोमियम +3 में मिले, क्रोमियम +3 में जाना चाहता है, क्योंकि वो क्रोमियम +3 में जाने के बाद में स्थायी हो जाता है। इसलिए अपन कहते हैं कि क्रोमियम +3 अत्यधिक स्थायी होता है, क्योंकि D3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूर्ण विन्यास रखता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स CFT के अनुसार। इसलिए इसे अच्छा अपचायक भी बोला जाता है क्रोमियम +3 को। ये तो +2 से किस में जाना पसंद करता है, +3 में जाना पसंद करता है। क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3 में जाना पसंद करता है, आने वाला क्वेश्चन अपचायक प्रवृत्ति में। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा, D4 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा D3,
और D3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास CFT के अनुसार अत्यधिक स्थायी होता है भाई। CFT पढ़ा होगा आपने, T2G और EG, तो 1 2 3 हो गया हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी आने वाला है, मैं अपचायक प्रवृत्ति में बताऊंगा उसको। तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का अत्यधिक स्थायी होता है, और इसी की वजह से अपन कहेंगे कि उनके तृतीयक आयनन विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनके तृतीयक आयनन विभव का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्लियर है? फिर चतुर्थ आयनन विभव का मान उनका अधिक हो जाएगा। तो ऐसे में अपन कितने भी क्वेश्चंस कर ले, डिपेंडेड करेगा आपके ऊपर, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज कर रहे हैं, ये इस बात की बात हो रही है। कॉपर की, मैं दूसरे क्वेश्चन बोल रहा हूं कि कॉपर का द्वितीयक आयनन विभव का मान जिंक से अधिक होता है। क्यों भाई? देखो कॉपर में क्या करेंगे अपन, कॉपर में क्या होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बेटा, क्या होता है 3d10 4s1, और जिंक का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d10 4s2। बोलो आप ही बताओ। जब मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन तो रिलीज कहां से करूंगा, मैं यहां से, तो क्या मिला मेरे पास D3d10। अब द्वितीयक आयनन विभव का मान पूछा मैंने, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहीं से रिलीज करूंगा ना, और ये क्या है अपने पास फुल फील्ड है या नहीं है? यदि मैं यहां से बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करूंगा तो अपने पास क्या जाएगा 3d10 4s1, फिर एक इलेक्ट्रॉन कर दो। अरे जब एक ही कर दिया, द्वितीय की बात हो रही है, प्रथम की बात नहीं हो रही है। प्रथम आयनन विभव की बात होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात होगी, तो अपन ये कहेंगे जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर, क्योंकि जिंक का 4s2 से निकाल रहे हैं जो कि फुल भरा हुआ है। लेकिन जब अपन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या कर देंगे अपन, इसका उल्टा, और कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो रिलीज कर रहा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, वो एक फुल फील्ड d ऑर्बिटल से रिलीज किया जा रहा है। अतः अपन कहेंगे कि इसके द्वितीयक आयनन विभव का मान अधिक होगा। लेकिन जब तृतीयक आयनन विभव की बात करते हैं, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं बेटा, तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में देखो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज करोगे, दो, तो दूसरा तो यहां से हो गया, तीसरा D10 से आ जाएगा, जबकि उसमें D9 से जाएगा। तो अब अपन कह देंगे कि फिर से अपने पास क्या हो जाएगा, जिंक का क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इस आधार पर अपन किसी भी प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, जिंक के प्रथम आयनन विभव का मान अधिक होता है, क्यों? तो अपन बोल देंगे जिंक में पूर्णपूरित विन्यास पाया जाता है सर, और पूर्णपूरित विन्यास पाए जाने के कारण इसके आयनन विभव का मान अत्यधिक होता है। ये लो साहब, हो गए सिंपल। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कर लोगे ना? तो आयनन विभव से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है तो छोड़ना नहीं भाई, कोई किसी का भी पूछे, 3 बातें याद रखो, या तो पूर्णपूरित विन्यास में जा रहा है क्या, या अर्धपूर्ण विन्यास में जा रहा है क्या, क्यों नोबल गैस विन्यास पाया जा रहा है। क्योंकि अपन अब ऑक्सीडेशन स्टेट बात करेंगे तो अपन कहेंगे स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करेगी इसी के ऊपर है कि आप इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, उसे ही तो ऑक्सीकरण अंक बोला जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाता है, कि इलेक्ट्रॉन आपने लूज किया, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में आप उसका अपने पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट हो रहा है। और ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा स्टेबल है। तो अपन वहां पर भी यही कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, अरे भाई पैसे भी दे रहा हूं फिर भी स्थायी नहीं हो रहा, तो फिर क्या मतलब है? समझ में आ रहा है ना बात, कि मैं पैसे भी दूं और फिर भी स्थायी नहीं हो रहा हूं। तो अपन कहेंगे वही ऑक्सीकरण अंक स्थायी होगा जो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अर्धपूर्ण विन्यास, पूर्णपूरित विन्यास या नोबल गैस जैसा विन्यास प्राप्त करता है, वो सबसे अत्यधिक क्या होगा, स्थायी होगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो चले। तो नेक्स्ट अपन बात कर लें, एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं अपन, रेडॉक्स विभव, इसी में फिर अपन ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात करेंगे। रेडॉक्स विभव क्या होता है? रेडॉक्स विभव नेक्स्ट अपने पास 5वें नंबर पे होगा, रेडॉक्स विभव। देखो क्या कहेंगे, किसी का अपचयन और ऑक्सीकरण एक होना। रेडॉक्स विभव क्या होता है अपने पास, कि अपचयन और ऑक्सीकरण, किसी धातु का अपचयन और ऑक्सीकरण होना, ये अपने पास रेडॉक्स विभव पर क्या करता है, डिपेंडेंट करता है। कोई धातु अपचायक की प्रवृत्ति शो कर रही है, कोई धातु ऑक्सीकारक प्रवृत्ति शो कर रही है। क्यों कर रही है भाई, क्यों करेगी अपचायक और ऑक्सीकारक प्रवृत्ति? देखो एक बात समझा दूं मैं, आप अपचायक बोलोगे ना, मैं बोलूं अपचायक, अपचायक में बोलूं तो आप उसका समझना ऑक्सीकरण, उल्टा होता है ना, वहां ऑक्सीकरण हो रहा है।
मैं बोलूं ऑक्सीकारक, तो आप ये सोचना ऑक्सीकारक, तो उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। आई मेरी बात समझ में? अपचायक का मतलब ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक का मतलब अपचयन, ये बात आपको ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना भाई। क्लियर है? अब देखो रेडॉक्स विभव, यदि अपन बात करें तो किसी धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन विभव या रेडॉक्स विभव कहते हैं। जो अपन एक कैलकुलेशंस आती है, और मानक अपचयन विभव आपने देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है, ले के बारात का नाम अजय से आला, जो रेडॉक्स विभव के ये होती है ना, ले के बारात का नाम मजे से आला, मन जन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी पीबी प्यार वाली। पढ़ा होगा आपने 12th में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना। छापा CHAPA, छापा CUHGAUPT और AG, ठीक है। ये अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो उसके मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव के बारे में उसी के आधार पर इसे दी गई है। क्लियर है? इसके बारे में अपन क्या कर सकते हैं, चर्चा करेंगे, लेकिन ये अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, जो कि अपने पास नेक्स्ट सेमेस्टर में आने वाला है। क्लियर है? ओके, तो अपन यहां पर बात करेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे, किसी धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन विभव कहते हैं। किसी धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड, किसी धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन विभव या रेडॉक्स विभव कहते हैं। किसी धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन विभव या रेडॉक्स विभव कहते हैं। या रेडॉक्स विभव कहते हैं। क्लियर है भाई? मानक अपचयन विभव को क्या कहते हैं, रेडॉक्स विभव कहते हैं। अतः मानक अपचयन विभव का मान जितना उच्च ऋणात्मक होगा, धातु उतनी ही अतिक प्रबल अपचायक होगी। अतः मानक अपचयन विभव का मान मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा, जितना अधिक ऋणात्मक होगा, धातु उतनी ही अधिक प्रबल अपचायक होगी। उतनी ही अधिक प्रबल अपचायक होगी। जितना अधिक ऋणात्मक होगा धातु उतनी अधिक क्या होगी, प्रबल अपचायक होगी। क्लियर है भाई? प्रबल अपचायक होगी। लेकिन अपचयन विभव का मान धनात्मक होने पर ऑक्सीकारक प्रवृत्ति दर्शाती है। लेकिन अपचयन विभव का मान धनात्मक होने पर धातु, अपचयन विभव का मान धनात्मक होने पर धातु ऑक्सीकारक प्रवृत्ति दर्शाती है। ठीक है भाई? यदि धनात्मक है तो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति और ऋणात्मक है तो अपचायक प्रवृत्ति। अब प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करें तो कॉपर के अलावा सभी तत्व के रेडॉक्स विभव का मान ऋणात्मक होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में अपन कहें तो कॉपर के अलावा सभी
तत्वों का रेडॉक्स विभव ऋणात्मक होता है। कॉपर में नहीं होता है, याद रखो आप। कॉपर का अपने रेडॉक्स विभव का मान, कॉपर का अपने पास कितना था, अपने पास कॉपर का रेडॉक्स प्लस 0.34, आप डेनियल सेल वगैरह सेल में पढ़ के आए हैं, ठीक है। और ये अपने पास किसकी तरह व्यवहार करता है, अपने पास ऑक्सीकारक की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब आप ऑक्सीकारक है, मतलब ये अपचयन की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है, ठीक है ना भाई। ऋणात्मक होता है। और इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, अपने पास हाइड्रोजन मुक्त करनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। अतः आयनन विभव तथा ऊर्ध्वपातन मान के आधार पर इनके जलयोजन का मान, आयनन विभव तथा ऊर्ध्वपातन ऊर्जा के मान के आधार पर इनके, जिसके ऊर्ध्वपातन ऊर्जा के मान क्या हो जाते हैं अपने पास, उच्च होते हैं। जलयोजन ऊर्जा व ऊर्ध्वपातन ऊर्जा के मान उच्च होते हैं, जिसके कारण आयनन विभव व ऊर्ध्वपातन ऊर्जा के मान अधिक होते हैं। कॉपर के बारे में बात कर रहा हूं। इनके आयनन विभव व ऊर्ध्वपातन ऊर्जा के मान अधिक होते हैं, जिसके कारण इनकी जलयोजन ऊर्जाओं का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसी के कारण ये अपने पास इनका क्या होता है, उच्च ऋणात्मक ना आकर अपने पास क्या आता है, धनात्मक आता है। बाकी सभी डीखंड तत्वों के, जितने भी डीखंड तत्व है आपके पास, जो 3D श्रेणी के जो तत्व है, उनके सबके सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, कॉपर के अलावा। क्लियर है भाई। इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑक्सीकरण अंक के बारे में। ओके, थैंक यू। इनको पढ़ना, और कोई दिक्कत हो आप लोग तो मेरे से डिस्कस करना। मैं आयनन विभव से रिलेटेड जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं, आप उनको कवर करोगे, ठीक है। आज पढ़ के देखोगे, कोई दिक्कत आ रहा है, कोई टॉपिक से कोई आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि डी ब्लॉक को अभी खत्म करो साथ के साथ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हुए, उनको देखो, देख के बताइए आपके पास भाई ये प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो उसको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ऑक्सीकरण अंक के बारे में।